हेलो, माय नेम इज तनिष्का। तो आज मैं हमारी जो सीरीज है जिसमें हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं उसका है ये चैप्टर नंबर फोर। दैट इज द गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है, और इसके अलावा एक और चीज पढ़ने वाली है दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि हमारे गैलीलियो और न्यूटन ने दिया था। देखो, दो चीजें पढ़नी है। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया वाला लॉ पढ़ना है एक तो आपको, एंड सेकंड पढ़ना है आपको कि ये हम जो है गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, ये क्या चीज है, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मी। पहले आता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। देखिए, ये लॉ क्या कहता है तो आप समझ जाएंगे कि ये लॉ है क्या। ये लॉ कहता है कि अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई चीज किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उस वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। यानी कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में चेंज नहीं जाती। वो अगर वो रेस्ट में है तो वो चाह रही है कि वो रेस्ट में ही रहे। अगर कोई अगर कोई मान लीजिए ये बॉडी है दैट वो जो कि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो वो बॉडी चाहेगी कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से ही अ, अपनी जीवन भर मूव करती रहूं, 5 मीटर पर सेकंड से ही। यानी कि ना तो वो अपनी वेलोसिटी को कम करना चाहती है, 4 3 2 जितना भी, ना ही वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना चाहती है, 5 6, मतलब जितनी जो वेलोसिटी है उतनी ही रखना चाहती है। सेम रेस्ट पर है। कोई बिल्कुल ये मान लो मेरे पास ये बुक है, एकदम रेस्ट पर है, तो ये बुक चाहेगी कि मैं हमेशा ही रेस्ट पर रहूं, कोई मुझे मूव ना करे। तो यही जो प्रॉपर्टी है ना, दिस इज नोन द लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था हमारे गैलीलियो और न्यूटन ने। ठीक है, द फंडामेंटल लॉ ऑफ गैलीलियो न्यूटन। तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या कहता है, अ बॉडी सफिशिएंटली रिमूव्ड फ्रॉम अदर बॉडीज कंटिन्यूज इन इट्स करंट स्टेट। यानी कि अगर कोई बॉडी है, अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, यानी कि अगर आप पेन है, अगर मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पेन ऐसी ही स्टेट में रहेगा जीवन भर, फोर्स नहीं लगाऊं तो। सेम कोई बॉडी है, वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उससे मूव करते रहना चाहेगी, अनलेस और अनटिल मैं उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगाऊं। अगर बाहर से मान लो ये मूव कर रहा है, मैंने बाहर से फोर्स लगा इसको मैंने रोक दिया, तो मैंने इसकी स्टेट को यहाँ पे चेंज कर दिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि हर बॉडी चाहती है कि वो जिस स्टेट में है उस स्टेट में बनी रहे, और वो बनी रहेगी, ये बात फिक्स है। जैसे कि आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जस्ट लाइक आपने किसी भी जगह पर अपनी बुक को रख दिया, तो वो बुक वहीं रखी रहती है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती अपने आप। पोजीशन चेंज कब होती है किसी भी, मान लो जो बुक है आपकी, उसकी पोजीशन कब चेंज होगी, पोजीशन तब चेंज होगी जब आप उसको कहीं हटाओगे, उठा के रखोगे, यानी कि आप बाहर से कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। एंड दिस स्टेट्स अ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो स्टेट ऑफ, या तो हो सकता है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, या हो सकता है वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में रहेगी अगर आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो। इफ इट इज स्टेशनरी, इट रिमेन्स स्टेशनरी। इफ इट इज मूविंग, इट कीप्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड। अगर मूव कर रही है तो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, वो भी स्ट्रेट लाइन में। आप बोलोगे भाई स्ट्रेट लाइन में क्यों मूव करती रहेगी कोई चीज, है ना। तो स्ट्रेट लाइन में मूव इसलिए करती रहेगी क्योंकि अगर वो कहीं मान लो इस तरह वो कर्व पाथ में मूव कर रही है, तो कर्व पाथ में मूव करने के लिए उसकी, आपने नॉर्मली अगर फिजिक्स थोड़ा बहुत आपने 11th 12th का पढ़ रखा है, सो यू माइट नो कि अगर कोई चीज कर्व पाथ में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो अगर ये सिंपल सी चीजें भी नहीं बता तो मैं बता देती हूँ, फिर भी थोड़ा साइड में देखिए। देखो, अगर देखो वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी किसको बोलते हैं, वेग को बोलते हैं। वेग, या सिंपल शब्दों में कह लीजिए चाल, कितनी चाल से कोई चीज चल रही है, स्पीड कह सकते हैं नॉर्मल वर्ड में, स्पीड वर्ड बिल्कुल सही है। लेकिन वेलोसिटी एग्जैक्टली स्पीड नहीं होती, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होती है, कि मैं बोलूं कि इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है। मान लो किसी भी पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा है, मुझे कुछ ऐसा पाथ है किसी पार्टिकल का, एंड इस पॉइंट पे देखे ना तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, तो लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट्स मीन वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और जो कोई चीज कर्व पाथ मूव कर रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि वेलोसिटी तो अपने आप तो चेंज नहीं होगी, बॉडी तो मना करेगी वेलोसिटी चेंज करवाना। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कुछ ना कुछ उस पर फोर्स लग रहा होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया। फोर्स लग रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता सेम वेलोसिटी से, स्ट्रेट लाइन में मतलब अभी भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अभी भी इस डायरेक्शन में, अभी भी इस डायरेक्शन में है,
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहना चाहिए, ना कि किसी भी कर्व पाथ वगैरह, क्योंकि कर्व पाथ में मूव कर रही है वो, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, वहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं लगेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया तभी लगता है जब कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही है, तो वो उसी स्टेट में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आई थिंक लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं आया है तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। This law doesn't describe motion, it helps us determine which reference frames are acceptable in physics. देखो ये जो लॉ है ना, हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, ये किसी भी टाइप की मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। आई मीन ये नहीं बता रहा कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करेगा या कर्व पाथ में मूव करेगा या कैसे पाथ में मूव करेगा। ये बता रहा है कि कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स में एक्सेप्टेबल है। ये क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि मैंने आपको पिछले चैप्टर, जो चैप्टर्स पढ़े हैं इस बुक के, उनमें ये बताया है कि जो हमारी किसी भी चीज का हम मोशन देख रहे होते हैं, उसको किसी ना किसी चीज के रेस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन में ये आप हैं एंड ये साइड में आपका एक दोस्त है एंड ये साइड में रोड है और रोड पे आपका एक और दोस्त खड़ा है। अब रोड से ये वाला जो दोस्त है जब आपको देखेगा, और ट्रेन मान लो मूव कर रही है कुछ स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से, 100 किलोमीटर पर सेकंड लगा लीजिए। अब ये जो दोस्त है आपको जो बाहर खड़ा हुआ है, एकदम मस्त बाहर जो खड़ा हुआ है, ये जब आपको दिखेगा तो उसको आप 100 किलोमीटर पर सेकंड से मूव करते हुए नजर आओगे। इट्स ट्रू। सेकंड बाद जब ये वाला दोस्त आपको अपने बगल में बैठे हुए दिखेगा तो उसको तो आप रेस्ट पे नजर आओगे। ठीक है, तो आप रियल में रेस्ट पर हो या मूव कर रहे हो? इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इस पर्सन के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हो या नहीं हो, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो भी हम चीजें देख रहे हैं वो किसी ना किसी चीज के रेस्पेक्ट में देख रहे होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये कहना कि ये मूव कर रहा है या ये रेस्ट पर है, ये गलत होगा। हमको ये कहना है कि ये इस चीज के रेस्पेक्ट में ये ऐसे है। तो यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है यानी कि जो रेफरेंस फ्रेम है, जो जहां से बैठकर आप देख रहे हो, आप ग्राउंड से देख रहे हो तो ग्राउंड आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ट्रेन से देख रहे हो तो ट्रेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप कहीं और खड़े होकर देख रहे हो तो वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये बात कही गई है कि ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉट एक्सेप्टेबल इन फिजिक्स, कि जितनी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, लाइक ट्रेन है, ग्राउंड है, फिर अपने खुद को जो है आप किसी टेबल पर बैठे हुए, टेबल को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया आपने, आपने स्टार को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, आपने अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, तो सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स में वैलिड नहीं होते। सिर्फ कुछ ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जो हमारी फिजिक्स में वैलिड होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरे पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने ऐसे कैसे नोट कर दी, तो पता है हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि हम कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि अर्थ है, तो उससे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर देते हैं जिससे एक पार्टिकल की हम पोजीशन को बता पाए। तो ये कोऑर्डिनेट, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या फिर आप कह सकते हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अ, इसके ये मान लो कुछ ना कुछ इसके पास एक्सेलरेशन है, दैट इज मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन देखो क्या होता है ये भी बता देती हूँ। एक्सेलरेशन होता है आपकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, यानी कि आपकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है आपकी जो वेलोसिटी है ना, वो 1 सेकंड में 5 सेकंड बढ़ जा 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। मान लीजिए आपकी मेरी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में ये 5 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाएगी, यानी कि 11 मीटर पर सेकंड हुए। अगली सेकंड ये 5 और बढ़ जाएगी, 16 मीटर पर सेकंड रहेगी, यानी कि एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, आपकी लगातार चेंज हो रही है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपको दे दिया है और यहाँ से बैठकर आप किसी भी पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैं तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हाँ सही है, ये बात सही है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, तो वो तो आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं है ये। तो बस इतना ही बताया गया है इस लॉ ऑफ इनर्शिया से कि दिस लॉ डजंट डिस्क्राइब मोशन, ये मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है ये लॉ। इट हेल्प्स अस डिटरमाइन व्हिच रेफरेंस फ्रेम्स आर एक्सेप्टेबल इन फिजिक्स, ये हमको हेल्प कर रहा है कि कौन कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स में एक्सेप्टेबल है। आप बोलोगे भाई हमने बस यही पढ़ा है लॉ ऑफ इनर्शिया में, इसने कैसे हेल्प कर दी हमको ये जानने में कि कौन कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स में एक्सेप्टेबल है, ये आगे पता चलेगा। देखिए, तो वाई अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट रेफरेंस बॉडी, अर्थ हमारी एक परफेक्ट रेफरेंस बॉडी नहीं है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना कि जो हमारी अर्थ है, भाई अर्थ तो नॉर्मली हम खूब पढ़ते हैं और खूब देख रहे हैं अर्थ को, और बहुत सारी ऑब्जर्वेशन तो अर्थ के रेस्पेक्ट में लेते हैं कि अर्थ के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल इतना ऊपर गया, इतना नीचे आ गया, इतनी स्ट्रेट लाइन पाथ था, ये पाथ था। और यहाँ पर ये कहा गया है कि अर्थ एक हमारा परफेक्ट रेफरेंस बॉडी नहीं है, एक अच्छा रेफरेंस फ्रेम हमारा अर्थ नहीं है। ये क्या मतलब हुआ, देखो
एग्जाम्पल दिया है न्यूटन ने, बहुत ही शानदार, न्यूटन ने नहीं सॉरी आइंस्टाइन ने दिया है इस बुक में। आप मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, और अर्थ से आप किसी स्टार को देख रहे हो, बहुत दूर स्टार है, उसको आपने देखा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है अर्थ गोल गोल घूम रही है, तो जब अर्थ गोल गोल घूम रही है तो आपको दिखाई देता है कि अर्थ घूम रही है? नहीं, हमको चीजें मूव करती दिखाई देती है, जैसे सन हमको मूव करता हुआ दिखाई देता है। क्या सन रियल में मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड? नहीं कर रहा, अर्थ कर रही है। इन द सेम वे ये स्टार भी हमको लगेगा कि ये अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा। तो ये जो स्टार है, लिख देती हूँ स्टार, ये हमारी अर्थ है। अर्थ से देखोगे तो लगेगा कि जो स्टार है वो अर्थ के अराउंड इस तरह से मूव कर रहा है। यहाँ तक आई बात समझ में? लेकिन आपको बताया कि भाई देखो ये स्टार कैसे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये जो पाथ बन रहा है, ये जो पाथ बन रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। और मैंने बताया था कि सर्कल में मूव करवाना है किसी पार्टिकल को, अगर आपको किसी पार्टिकल को किसी सर्कल में मूव करवाना है तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगनी चाहिए, तभी सर्कल में मूव करेगा। देखो 11th 12th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत मैंने पहले ही भी बता दिया था कि सर्कल में मूव करते हैं तो हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन होना चाहिए, और एक्सेलरेशन का मतलब कुछ ना कुछ उसमें फोर्स लग रहा होगा, तभी ये स्टार जो है सर्कल में मूव कर रहा है। क्योंकि सर्कल में मूव कर पाने के लिए हमारे पास एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट इन योर क्लास 11th। तो इसमें सेंटर की ओर फोर्स लगती है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन क्या आपको स्टार पर कोई फोर्स लगती हुई नजर आ रही है? क्या चारों ओर से कुछ दिख रहा है कि स्टार पर ये फोर्स लग रही है? कोई भी फोर्स आपको दिखाई दे रही नहीं, देयर इज नो फोर्स ऑन स्टार। सो व्हाई? तो ऐसा क्यों है कि जो हमारा ये स्टार है ये अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है? तो यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया फेल हो गया। लॉ ऑफ इनर्शिया ने तो कहा था कि फोर्स लगेगा तभी मूव करेगा, तभी अपनी पोजीशन में चेंज करेगा। रेस्ट में है तो मोशन में आएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आएगा। लेकिन यहाँ तो भाई फिक्स्ड स्टार था हमारा, वो गोल गोल घूम रहा है, वो जबकि फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स नहीं लग रहा उसके बावजूद ये अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। देखो ये इनर्शिया के लॉ के बिल्कुल एकदम खिलाफ है। सॉरी, लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या कहा था उन्होंने? लॉ ऑफ इनर्शिया में कहा था उन्होंने कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन देखो जो हमारे, आप खुद देखना कभी स्टार हो तो स्टार मूव करते हैं, स्टार पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, उसके बावजूद भी मूव कर रहे हैं। लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया ने कहा था कि अगर फोर्स नहीं लगेगा तो वो मूव नहीं करेंगे, और मूव करेंगे भी तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से करेंगे। बट स्टार तो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहे। अब आप मेरे से बोलोगे कि भाई स्टार, आपको कैसे पता कि स्टार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहे? अरे भाई स्टार सर्कल में मूव कर रहे हैं, और सर्कल में मूव करने पर कभी भी स्पीड कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, स्पीड में चेंज आएगा। भले ही वो उसकी मैग्नीट्यूड में ना आए, बट उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है सर्कल मूव करने पर। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए, और फोर्स इस पर लग नहीं रही है, बट फिर भी इसे फोर्स लग रही है, तो नहीं कहाँ से लग रही है? तो यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा फेल हो गया। दिस इज द प्रॉब्लम, एंड दैट इज वाई हमने अर्थ से देखा, हमने इसीलिए अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट रेफरेंस बॉडी, कि अर्थ ने हमको कुछ ना कुछ तो गलत बताया है। यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया लगना तो चाहिए था, भाई न्यूटन और गैलीलियो ने ये लॉ बताया था हमारा, तो यहाँ पे लगना तो चाहिए था, बट यहाँ पे लग नहीं रहा है। तो ये रीड करते हैं, विजिबल फिक्स्ड स्टार्स आर फिजिकली डिस्टेंट एंड एक्सपीरियंस नियरली जीरो एक्सटर्नल फोर्स। ऑब्वियसली बात है, कितनी ज्यादा डिस्टेंस पर है। आप एक पल को आपको लग सकता है, कुछ को लग रहा होगा, अभी मैंने भूल गई थी बताना, कुछ को लग सकता है कि भाई यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा होगा ना, ये आता है दिमाग में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक बार इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके होते हैं क्लास 11th में, दैट इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। देखो इसकी पावर 10⁻11 है, मास तो कुछ भी लिख लेना जो भी होगा, बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो डिस्टेंस क्या है, ये फिजिकली डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा दूरी पर ये प्रेजेंट है। तो डिस्टेंस जो बहुत ज्यादा, जब डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी बहुत कम हो जाएगी। ये जानते हैं, जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो जो पूरी जो वैल्यू है वो पूरी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। द ऑब्जर्वेशन, इफ वी एंकर आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम रिजिडली टू द अर्थ, यानी कि हम अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको अर्थ पे लगा लें,
यानी कि हम जो है अर्थ को मान ले हमारा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से देख रहे हैं। दीज फिक्स्ड स्टार्स अपीयर टू ट्रेवल इन अ मैसिव सर्कल, बड़े बड़े सर्कल में मूव करते हुए ये स्टार नजर आते हैं एवरी एस्ट्रोनॉमिकल डे, हर एक एस्ट्रोनॉमिकल डे पर। प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे देखो, सर्कुलर मोशन रिक्वायर्स अ फोर्स, दिस डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट द लॉ ऑफ इनर्शिया। भाई सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स लग नहीं रहा है बट फिर भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया को एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। विच स्टेट दे शुड मूव इन अ स्टेट एंड, वो तो कह रहा था कि स्टेट एंड मूव करना चाहिए इनको। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि द अर्थ्स रोटेशन ब्रेक्स द लॉ ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब देखो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, देखो पास के ऑब्जेक्ट के लिए तो भाई हमारा अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस खूब बढ़िया था, लॉ ऑफ इनर्शिया को भी फॉलो कर रहा था, भाई यहाँ पे रेस्ट रह रही थी, मूव कर रही थी, मूव भी कर रही होती थी। लेकिन अर्थ की रोटेशन ने तो लॉ ऑफ इनर्शिया को एकदम ब्रेक कर दिया। अब क्या हुआ, अब आता है गैलीलियन सिस्टम कोऑर्डिनेट। देखो ऐसे ही नहीं है कोई गैलीलियन सिस्टम कोऑर्डिनेट, ये गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट होता क्या है, देखो पहले ही जानना होगा। आपने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया, ठीक है, अर्थ को पढ़ लिया कि अर्थ एक हमारा अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है फॉर डिस्टेंट बॉडीज, फॉर डिस्टेंट स्टार्स। तो अब हमको जो लॉ ऑफ इनर्शिया उसको बचाना है, भाई लॉ ऑफ इनर्शिया तो यहाँ पे फेल हो गया, लॉ ऑफ इनर्शिया जो इतने दिनों पहले दिया था न्यूटन गैलीलियो ने, इतने दिनों से उसको यूज करते आ रहे थे, यहाँ पे खत्म। तो उसको हमको लॉ को प्रिजर्व करना है, सो बी मस्ट रेफरेंस मोशन टू अ सिस्टम वेयर फिक्स्ड स्टार्स डू नॉट अपीयर टू मूव इन सर्कल। कि हमको ऐसा कोई ना कोई रेफरेंस फ्रेम चाहिए, अर्थ के अलावा कोई ऐसा फ्रेम रेफरेंस चाहिए जहां पे जो ये फिक्स्ड स्टार्स है ना, ये मूव करते हुए नजर नहीं आए, सर्कल में कम से कम मूव ना करें, स्ट्रेट लाइन मूव करें तो ठीक है बट इस सर्कल में मूव ना करें, कुछ ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए बना दीजिए। तभी तो जब हम ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेंगे जिसमें हमारे जो स्टार्स हैं वो किसी सर्कल में मूव नहीं कर रहे हैं, इट्स मीन उन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और रियल में भी उन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड हो जाएगा। तो यहां से निकल के आता है गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। डेफिनेशन क्या है, आ कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच द लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड्स ट्रू इज कॉल्ड गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट वो सिस्टम होता है जो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है। यानी कि आप, मैंने बताया था कि सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है फिजिक्स में अप्लाई नहीं होते, तो यहाँ पे आया था ये रहा, दिस लॉ डजंट, ये क्या था कि जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो फिजिक्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो हमारे जो बहुत सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी अर्थ के हमारे पास, ट्रेन हो सकती है, अर्थ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है रेफरेंस में, तो आप कहीं से भी बैठ के देख लो, आप वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया को ट्रू नहीं साबित करता, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ इनर्शिया फेल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास आएंगे जहां पे आपका लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं लगेगा, कुछ ऐसे आएंगे जहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया लग जाएगा। तो जिन सिस्टम में, जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड हो जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया लग जाता है, दे आर नोन एज गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। उनको ही बोलते हैं गैलीलियन सिस्टम कोऑर्डिनेट। दिस इज द बेस्ट थिंग आई थिंक यू हैव एवर हर्ड अबाउट इट। ओके, अब आता है ऑल्टरनेटिव नेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जो गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट है, गैलीलियन सिस्टम कोऑर्डिनेट क्या बोल रहे हैं, उस फ्रेम को बोल रहे हैं जो फ्रेम लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहा है। मैंने बताया था कि लॉ ऑफ इनर्शिया को प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व करने के लिए हम एक नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस लाएंगे, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर सके, लॉ ऑफ इनर्शिया उसमें बिल्कुल टोटली ढंग से लग सके, अर्थ में तो लग नहीं रहा था, अर्थ ने तो उसको ब्रेक कर दिया, तो एक नया सिस्टम लाएंगे एंड दैट इज नोन एज गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, जो कि हमारे लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहा है। और चूंकि ये हमारे लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इनर्शिया को फ्रेम कर रहा है। एंड जो हमारे लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। Critical fact is the classical laws of mechanics Galileo Newton are only valid within a Galilean system। जो हमारे क्लासिकल लॉज ऑफ मैकेनिक्स हैं, जो क्लासिकल का मतलब जो आपको बड़ी बड़ी बॉडीज है, अर्थ में फोर्स लग रहा है, क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैक्रो पार्टिकल, मैक्रो का मतलब होता है बड़े पार्टिकल्स के बारे में। एक और फिजिक्स होती है दैट इज नोन एज क्वांटम फिजिक्स, उसमें हम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम वगैरह उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है, क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन की दी हुई फिजिक्स है, क्योंकि न्यूटन की दी हुई फिजिक्स है तो इसमें आपको न्यूटन का लॉ जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो तो लगाना आना चाहिए। एंड तो जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ गैलीलियन सिस्टम के लिए ही वैलिड होती है, उन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं होती जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया को ट्रू होल्ड नहीं करती,
ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? कंक्लूजन क्या निकल के आता है यहाँ से, देखो, motion cannot be described with a reference body without a reference body or coordinate system। देखो अब तक एक बात तो समझ में आ गई, जो कि मैंने पहले भी बहुत बता चुकी हूँ, दैट इज कि आप मोशन को बिना किसी रेफरेंस बॉडी के या फिर बिना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि ये चीज रेस्ट में है, मोशन में है, विदाउट एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको कुछ ना कुछ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि नॉट ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर इक्वल, कि मैंने इतना तो बता दिया कि भाई आपको कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, लेकिन सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे इक्वल नहीं होते। ठीक है, कुछ जो है सम ब्रेक द कोर लॉज ऑफ फिजिक्स, कुछ ऐसे आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने को मिलेंगे जो आपके जो कोर लॉज है फिजिक्स के, जो बहुत ही फंडामेंटल लॉज हैं, जस्ट लाइक लॉ ऑफ इनर्शिया, वो उनको ब्रेक कर देते हैं। And third point is the Galilean system provides the essential stable baseline needed for classical physics to work perfectly। तो जो हमारे सभी तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे जो है लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जो हमारे फिजिक्स की कोर लॉज को भी फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं हम गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। ये बहुत ही स्टेबल बेसलाइन नीडेड फॉर क्लासिकल फिजिक्स टू वर्क परफेक्टली। अगर आप क्लासिकल फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन करने हैं उनको आप करोगे गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बना करके। देखो ये जो 1 2 3 4 चैप्टर पढ़े हैं, इसमें आपको बहुत ही हल्का फुल्का समझाने की सिस्टम क्या है, कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, आगे हम बहुत ही हाई कैलकुलेशन है आगे के चैप्टर्स में। तो ये इसकी बुक की रीडिंग है, ये करवा देती हूँ। As is well known, the fundamental laws of mechanics of Galilei Newton, fundamental law कौन सा है, which is known as the law of inertia, can be stated। स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया का? A body removed sufficiently far from other bodies continues in a state of rest or of uniform motion in a straight line। अगर ना किसी बॉडी को बहुत, देखो इसका मतलब क्या है, रिमूव्ड फार सफिशिएंटली फ्रॉम अदर बॉडीज, एक बॉडी को अदर बॉडीज से बहुत दूर मूव करवा दिया, बहुत दूर रख दिया, इसका मतलब है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर किसी की बॉडी के पास होगी तो कम से कम ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही उस पर, कि आपने हर बॉडी से उस चीज को बहुत दूर रख दिया है कि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो या तो वो रेस्ट में रहेगी या वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। दिस लॉ नॉट ओनली सेज समथिंग अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडीज but is also indicate the reference bodies or system of coordinate permissible in mechanics। तो ये ना केवल ये उन बॉडी के मोशन के बारे में बता रहा है कि वो रेस्ट में रहेगी या जिस मोशन में है उसमें मूव करती रहेगी, इसके अलावा ये भी बता रहा है कि जो रेफरेंस बॉडी है जहां से आप देख रहे हो रेफरेंस जो है उनके बारे में भी लॉ बताता है। देखो कैसे, which can be used in mechanical description। The visible fixed stars are bodies for which the law of inertia certainly holds a high degree of approximation। जो हमको फिक्स्ड स्टार्स दिख रहे हैं तो उनमें जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसमें बहुत ही अप्रोक्सीमेशन है, हाई डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन, कि वहां पे वो ट्रू नहीं है, आपने बहुत ही अप्रोक्सीमेटली मान रखा है चीजों को। तो उसका मतलब क्या है, देखो ट्रू नहीं है, अप्रोक्सीमेट का मतलब जो हमको एग्जैक्टली आंसर नहीं मिला, हमने उसको अप्रोक्सीमेट कर दिया है। ठीक है, तो हमको आंसर तो एग्जैक्टली नहीं मिल रहा था कि अर्थ से देखने पर, क्योंकि फोर्स उन पर लग नहीं रहा है कोई भी, बट फिर वो सर्कल में मूव कर रहे हैं। Now, if we use a system of coordinate which is rigidly attached to the Earth, then related to this system, every fixed star describes a circle of immense radius in the course of an astronomical day। किसी भी astronomical day में एक जो हमारा fixed star है वो पूरे सर्कल कंप्लीट करता है। A result which is opposed to the statement of the law of inertia। भाई इससे रिजल्ट क्या निकल के आया, भाई तुम जो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया का जो स्टेटमेंट था उससे बिल्कुल अपोजिट ये निकल के आया है कि फोर्स लग नहीं रहा है फिर भी सर्कल मूव कर रहा है। So that if we adhere to this law, we must refer these motions only to system of coordinate relative to which the fixed star to move circle। कि अगर आप इस लॉ को लगाना चाहते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया को, तो लॉ ऑफ इनर्शिया को अगर आप लगाना चाहते हो तो हमको इस लॉ को किसी एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम से लगाना होगा जिसके लिए जो हमारे फिक्स्ड स्टार्स है वो किसी सर्कल में मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन पर कोई फोर्स नहीं लग रही। A statement of coordinate of which the state of motion is such that the law of inertia holds relative is called Galilean system of coordinate। ठीक है, तो जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया सही बैठता है उसको बोलते हैं गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। दिस लॉ ऑफ मैकेनिक्स ऑफ गैलीली न्यूटन कैन बी रिगार्डेड एज अ वैलिड फॉर अ गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। ये जो लॉ है मैकेनिक्स का मतलब मैकेनिक्स में हम चीजों की मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ मैकेनिक्स है गैलीली न्यूटन का,
जो लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो गैलीलियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है उनके लिए ही वैलिड होता है। तो ये काफी छोटा चैप्टर था तो बहुत ही इजीली हो गया और इसका टेक्स्ट इतना ही है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म है। अब इसके बाद आगे का चैप्टर है द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इन द रेस्ट्रिक्टेड सेंस, उसको मैं पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।